आज हम स्टडी करेंगे चेंजेस इन डिमांड कि किस तरह से हमारी डिमांड जो है वो चेंज होती है या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारी डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मददगार साबित होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किए हैं, क्लास में भी देखे हैं, जिनमें कुछ तो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ऑब्वियस है। आमदनी, फैशन, आबादी, मौसम में तब्दीली या ऐसी तमाम तरह जो चेंजेस हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं वो आपकी तलब को बढ़ाते या घटाते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमने क्लास में स्टडी की थी कि अगर एक इंसान या एक शख्स जो है वो सर्दियों में आइसक्रीम को बेचने के लिए निकलता है तो उसकी जो सेल्स होंगी वो उस हद तक अच्छी नहीं होंगी जो कि गर्मियों में उसकी सेल्स होंगी। सो डेफिनेटली वेदर एक ऐसा फैक्टर है जो कि उसकी डिमांड पर, उसकी चीज़ की जो प्रोडक्शन है और उसकी डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। साथ ही जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एक्सटेंशन फैलने को और कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ने को कहा जाता है तलब को। जब भी चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी तो तलब इस लिहाज से बढ़ती चली जाएगी और अगर कीमतें कम होंगी तो डिमांड वाइस वर्सा चेंजेस हमें इंडिकेट करेगी। क्लास में भी हमने ये टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे कीमतों में कमी वाक़या होती है तलब में इजाफा होता चला जाता है। इस टेबल में आप देखें कि जब प्राइसेस 25 थी, 25 से 20 हुई तो डिमांड भी 2 से 4 हो गई। इसी तरह से 20 से 15 पर जब आई तो डिमांड रिस्पेक्टिवली बढ़ती चली गई। अगर आप इसको डायग्राम की शक्ल में सेम इंडिकेटिव्स के साथ ड्रॉ करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में एक डिमांड कर्व आ जाता है। इस तरफ को जब हम अपनी डिमांड की मूवमेंट को देखते हैं, जब वो 2 यूनिट से 4 यूनिट्स की तरफ, 4 से 6 की तरफ, 6 से 8 की तरफ, 8 से 10 की तरफ जाती है तो इसको हम तलब का फैलाव कहते हैं। रिस्पेक्टिवली जब वो वापस सी की तरफ मूवमेंट को शो करती है, अगर हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 तो हमारी डिमांड भी इन द सेम कॉन्टेक्स्ट घटना शुरू हो जाती है। 8 to 10, 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4 and 4 to 2। इसी तरह से जब मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी तो वो सुकड़ाव होगा, मूवमेंट नीचे की तरफ होगी तो वो फैलाव होगा। अब हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से तलब चढ़ती और गिरती है, यानी उनमें शिफ्ट्स किस तरह से आते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, कल मैंने आपको जो वीडियो शेयर की थी उसमें भी आप लोगों ने बखूबी देखा था कि किस तरह से डिमांड आगे की तरफ मूव करती है। जिस तरह से यहाँ पर भी आइसक्रीम की एग्जांपल दी गई है कि सर्दियों में इसकी तलब में क्योंकि बेजा इजाफा हो रहा होता है। सिमिलरली जब गर्मियों में आप को गर्मी लगती है, आपका दिल चाहता है ठंडी चीजें खाने को, तो आप आइसक्रीम की जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करते हैं। उसको इस टेबल में इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर 2 रुपीज में सर्दियों में इसकी डिमांड 15 है, गर्मियों में इसकी डिमांड 20 है। दूसरे सिनेरियो में जब प्राइसेस बढ़ गई आइसक्रीम की, 2 से 4 हो गई तो सर्दियों में इसकी डिमांड घट गई, 15 से वो 10 पर आ गई और गर्मियों में ये 20 से 15 पर। उसका रीजन यही है कि प्राइसेस क्योंकि बढ़ी हैं तो डिमांड में डेफिनेटली रिडक्शन आ रही है, तब्दीली आ रही है। जब भी हमने इस तरह का चेंज स्टूडेंट्स इंडिकेट करना होता है तो हमारी जो तलब है अगर बाहर की तरफ मूव करती है तो ये बढ़ना होता है और अगर अंदर की तरफ मूव करेगी तो ये उसमें सिकुड़ाव को इंडिकेट करता है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने आइसक्रीम की कीमतों को लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने आइसक्रीम की डिमांड को लिया है। आप ये देखें कि जब 15 पर इसकी तलब में इजाफा हो गया, प्राइस उसकी 4 ही रही, लेकिन गर्मियों में ये जो वेदर चेंज की वजह से है, ये विंटर्स है और ये समर्स की डिमांड है। जब आप ये इनको इंडिकेट करेंगे जिस टेबल के लिहाज से तो आप देख सकते हैं कि जो सर्दियों की या जो विंटर्स की डिमांड है वो समर्स की डिमांड से पीछे
इंडिकेट होती है। इस ग्राफ से एविडेंटली हमें नजर आ रहा है कि जैसे ही गर्मियां आती हैं तो आइसक्रीम की तलब में क्योंकि इजाफा हो जाता है तो हमारा कर्व जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। अगर आपने फॉल को देखना है तो आप उसी ग्राफ से भी उस फॉल को इंडिकेट कर सकते थे। सेम ही ग्राफ है, दोबारा रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखें, समर्स में क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, इसको बैकवर्ड मूव कर दिया गया है विंटर में, जिससे इंडिकेट हो रहा है कि विंटर्स में आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, क्लास में भी डिस्कस किया है कि सबसे पहला फैक्टर तो सार्फिन की आमदनी है। आपकी आमदनी ज्यादा होगी तो आप चीजों को ज्यादा डिमांड करेंगे, आमदनी कम होगी तो आप डिमांड भी कम करेंगे। इसी तरह से फैशन को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फैशन या टेस्ट के लिहाज से भी लोग अपनी डिमांड को तब्दील करते रहते हैं। इन द सेम केस, अगर आपकी आबादी ज्यादा है तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, आबादी कम है तो डिमांड भी ज्यादा। सेम केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आपके तजारती हालात, बचत में तब्दीली, मिकदार ज़र में भी तब्दीली। आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तलब की लचक है। ये कानून जो था माकूस रिश्ते को रिफ्लेक्ट करता था कि हमारी जो डिमांड है और उनकी जो प्राइसेस हैं वो हमेशा नेगेटिवली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। यानी अगर किसी शय की कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी, और बरअक्स इसके कि उसकी कीमत ज्यादा हो तो तलब भी कम हो जाती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि किसी शय की तलब में तब्दीली की हम वो शरह लेंगे जो उसकी कीमत तब्दील होने पर हमेशा रूनुमा होती है। अगर हमने इसकी पैमाइश करनी है तो ये वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें आप जो है डिवाइडर जो होगा वो कीमत में फीसद तब्दीली को लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस को लेंगे, और जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है उसको हम लेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा आपने याद रखना है कि ये तीन तरह की इलास्टिसिटी हमारे पास आएगी। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो इसका मतलब ये है कि 100% इजाफा से 100% कमी वाक़या हो रही है। यानी आंसर आपका जब 1 आएगा तो जितना भी चेंज आपकी प्राइसेस में आ रहा है उतना ही चेंज आपकी डिमांड में इंडिकेट होता है। क्योंकि अब हमने परसेंटेज चेंज लेना है, इसलिए यहाँ पर हम मिकदार में फीसद तब्दीली को लेते हैं और कीमत में भी फीसद तब्दीली को लेते हैं। कीमतें जैसे ही 100% रिड्यूस हुई, 20 से 10 पर आ गई, तो तलब में भी देखें 100% इजाफा हो गया। अब हमने जब इसका 100% यानी 10 to 20 परसेंटेज चेंज जो है वो 100% आया, डिवाइडेड बाय 100%, तो आंसर इज 1। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी 1 आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही 100% प्राइसेस में चेंजेस आते हैं 100% आपकी तलब में चेंज आ जाता है। इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और तलब की लचक जो है वो हमेशा इकाई के बराबर होगी। दूसरा जो सिनेरियो है स्टूडेंट्स वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर देखिए आप 20 से जब 10 पर प्राइसेस आ जाती हैं यानी 100% इसमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन एक और चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पर जो डिमांड है उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया है, यानी 100 से 10 से इसको 20 पर आना चाहिए था, जबकि ये 30 पर आ गया है। यानी इसमें जो तब्दीली आई है वो कितनी है 200%, और कीमत में तब्दीली हमारी 100% है। जब हम 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 2, जिसका मतलब है कि ये इलास्टिसिटी जो है अब यूनिटरी से बढ़कर ग्रेटर देन 1 हो गई है। इसका ग्राफ थोड़ा देखें, फ्लैटर होगा और यहाँ पर चेंज जो है मिकदार में ज्यादा वाक़या हो रहा है और कीमत में कम वाक़या हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो काफी फ्लैटर आपको इंडिकेट होगा। थर्ड केस सिनेरियो जो है वो इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 का है, जिसमें हमारा ग्राफ जो है कुछ स्टीपर बनेगा, यानी थोड़ा सीधा सी उसकी कर्व जो है डिराइव होगी। यहाँ पर आप देखें कि प्राइसेस जो हैं 20 से जब 10 पर आई हैं, मिकदार में जो तब्दीली आई थी वो 10 से 15 में आ गई, यानी अब हमारी
जो चेंज है क्वांटिटी डिमांड में कुछ ज्यादा वाजिया नहीं है, बहुत ही कम है, 100% से कम है, विच इज 50%। यहाँ पर आप जब 50 को डिवाइड करते हैं 100 से तो ये 0.5 इसका आंसर आएगा, जिससे आप ग्राफ पर भी वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि बहुत कम चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांड में आया है, जबकि प्राइसेस में 100% चेंज जो इंडिकेट हो रहा है वो काफी वाज़ह और ऑब्वियस है। अब हम डिफरेंट तरीकों से इलास्टिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। पहला जो मेथड है, एक तो अभी हमने ग्राफिकल तरीकों को देखा, फॉर्मूला से देखा कि किस तरह से इलास्टिसिटी को फाइंड किया जाता है। दूसरा जो काफी मेजर और कॉमनली यूज होने वाला तरीका है वो टोटल एक्सपेंडिचर का है। अल्फ्रेड मार्शल ने ये तरीकेकार पेश किया था जिसमें उन्होंने कुल खर्च होने वाली जो आमदनी थी उसमें तब्दीली के असरअंदाज को देखते हुए इलास्टिसिटी को फाइंड किया था। अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो टेबल आपको आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें जो कीमतें हैं 9 से शुरू होती हैं और ये 1 रुपये तक जाती हैं। 9 to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इसी तरह से हमारी जो तलब होगी, जो हमारी डिमांड होगी 9 रुपए की कीमत पर 2 थी। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुई तो ये देखें इसमें वाज़ह इंक्रीमेंट इंडिकेट हो रहा है, और जब चीज की कीमत 1 रुपया रह जाती है तो आप 10 जो उसके यूनिट्स हैं वो डिमांड करते हैं। अब आपके जो कुल अखराजात हैं, जितने टोटल आपने इस पर स्पेंडिंग की है, आपने हमेशा याद रखना है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट, यानी जितना भी कुल आप खर्च करते हैं अगर आपने उसको फाइंड आउट करना है तो आप अपनी कीमतों को मिकदार के साथ डिवाइड करके अपना कुल खर्चा निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले गुड्स बास्केट का जो खर्चा है वो 18 है, 9 into 2 is 18, सिमिलरली 8 into 3 is 24, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि अब आपके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। अखराजात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि चीजों में लगातार आपकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। जब डिमांड में इजाफा होगा तो आपके अखराजात भी बढ़ेंगे। इस पॉइंट पर देखिए अखराजात बिल्कुल सेम है 5 और 6 पर, तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल्स टू 1। ऊपर आपकी इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1। इसी तरह से जब आप नीचे की तरफ आना शुरू होंगे तो यहाँ आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी, जो कि इंडिकेट क्या कर रही है कि आपकी इलास्टिसिटी अब इनइलास्टिक है, यानी अब आपकी डिमांड जो है वो प्राइस के किसी भी लिहाज से चेंज होते हुए आपको इफेक्ट नहीं कर रही। अब ये आपका एक डिमांड कर्व था जो कि इस गोशवारे के लिए डिराइव किया गया है। हमेशा जो पॉइंट सेम है वहां पर आपकी इलास्टिसिटी 1 होगी, ऊपर वाले जोन में ग्रेटर देन 1 होगी और नीचे वाले जोन में लेस देन 1 होगी। जो एक और मेजर कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट इलास्टिसिटी का है। इसमें आपने ये चीज समझ लेनी है कि जो चेंज है दो नुक्तों के दरमियान या प्राइसेस और क्वांटिटी के दरमियान वो इतना माइन्यूट होता है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, या वो इतना छोटा होता है कि बहुत ही नॉमिनल लगता है। यहाँ ए से बी के दरमियान जो फासला आपको नजर आ रहा है वो इतना अगर कम है कि उसे इग्नोर किया जा सके तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाती है कि एक पॉइंट पर कितने यूनिट्स आपकी डिमांड में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद कर लेना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द पॉइंट इलास्टिसिटी या तलब की नुक्ती लचक हम इसको कहते हैं। क्योंकि ये देखें डेसिमल वैल्यूज में इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो ये बहुत ही कम चेंज को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप यही टेबुलर वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आएंगे जो कि आपको अल्टीमेटली -1.05% जो चेंज है और नेगेटिव है मनफी रुझान की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अब ये इसकी जो लचक है 1 से या इकाई से बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ी है, इसलिए इसको हम यूनिटरी इलास्टिसिटी कहेंगे। कॉसी लचक या आर्क की जो लचक है, आर्क इलास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर हमारा डिमांड कर्व बहुत ही स्टीपर कर्व की शक्ल में हो तो हमने
एक पॉइंट से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक का जो कर्व बन रहा है हमारे पास, उसको हमें फाइंड करना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी हमारी डिमांड है जो इसमें चेंज आया है। तो इसको हम जिस फार्मूला से करेंगे उसमें चेंज हम अपना लेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप ध्यान से देख लीजिए कि तलब की जो कौसी लचक है जिसे आर्क इलास्टिसिटी भी कहते हैं, उसको हम Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P1 से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो कुछ सिमिलर चीजें हैं वो देखिए कि P0 प्लस P1 दूसरी साइड पर हमने ऊपर लिया है, यहाँ पर हमने नीचे लिया है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऊपर ली है, प्राइसेस की नेगेटिव वैल्यू नीचे ली है। अब आपको ये भी पता है कि ये Q0 जो होगा वो फर्स्ट आपकी क्वांटिटी होगा, Q1 चेंज्ड क्वांटिटी होगा जो कि आप बाद में डिमांड करते हैं। इसी तरह से P0 आपकी फर्स्ट प्राइस होगी और P1 आपकी सेकेंड प्राइस होगी आफ्टर द चेंज। यहाँ पर इस टेबल में आप देखिए कि P0 जो है वो आपके पास 10 है, P1 5 है, Q0 यहाँ 5 है, Q1 यहाँ पर 20 है। तो आप इसी तरह से अपने फॉर्मूला में वैल्यूज लगाते हुए अपनी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो लचक हमने अभी देखी है, इसकी हमारी जिंदगी में अमली अहमियत क्या है या इतनी इंपॉर्टेंट ये क्यों है कि हम इसे स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज तो ये वजीर खजाना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसकी रहनुमाई करती है कि किस तरह से वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को इमेंड करें या मुल्क के अंदर कितना टैक्स लगाएं जिससे खरीदारी भी कम ना हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे। साथ ही जो मोनोपोलिस्ट हैं उनकी रहनुमाई करती है कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं प्राइसेस में चेंज को, क्योंकि प्राइसेस डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे डिमांड को, इसलिए इजारादार हमेशा अपनी प्राइसेस को इतना तब्दील करता है जितना वो अफोर्ड कर सके। सनतकार जो है हमारे, उनकी रहनुमाई करती है कि किस तरह से वो अपनी प्राइसेस में ज्यादा से ज्यादा नफा कमा सकते हैं, उनका तयन करते हुए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक ही शख्स, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हर मरीज को अगर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है तो वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अपने लिहाज से चेंज कर रहा है। इसी तरह से इन जो इलास्टिसिटी का फैक्टर है, फिनोमेना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर्स की भी काफी ज्यादा रहनुमाई करता है कि कितनी वो आपको चार्ज कर सकते हैं प्राइसेस। नकलो हमल के शोबे में भी ये रहनुमाई फराहम करती है, क्योंकि जिन अशिया में का हुजम ज्यादा होता है उनमें क्योंकि अखराजात नकलो हमल के ज्यादा होंगे तो उनकी डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी। अगर चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान नहीं होगा तो लोग उसको प्रेफर ज्यादा नहीं करेंगे। जो आज का लेक्चर है हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा वो अदर काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टडी करेंगे। ये आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लेना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।